लगभग हर किसी ने कभी न कभी एक बार ये जरूर सुना होगा कि तमिलनाडु राज्य में हिंदी बोलने वालों को एक अलग निगाह से देखा जाता है। लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिलता कि आखिर क्यों, जबकि हिंदी का विरोध बाकी नॉन हिंदी स्टेटस में भी होता है जहां हिंदी नहीं बोली जाती है। फिर तमिलनाडु में ही सबसे अधिक हिंदी से इतनी एलर्जी क्यों है? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों तमिलनाडु में ही हिंदी को सबसे ज़्यादा अधिक नापसंद किया जाता है? तमिलनाडु में हिंदी विरोध की जड़ में आखिर क्या है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। नमस्कार, मैं प्रबुद्ध चौहान हूँ। तमिलनाडु में हिंदी भाषा के विरोध की जड़ें थोड़ा पीछे जाती हैं। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास को खंगालना होगा। आप पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो तमिलनाडु से है जहाँ पर जनता हिंदी भाषा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वो तमाम बोर्ड्स और होर्डिंग्स जहाँ भी हिंदी में कुछ लिखा पा रहे हैं, कालिक पोती जा रही है। प्रदर्शन शुरू हुए वहां की एम.के. स्टालिन सरकार के एक ऐलान के बाद। दरअसल 22 फरवरी को चेन्नई से 180 किलोमीटर दूर मौजूद कदलूर में आयोजित अभिभावक शिक्षक संघ के कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता एम.के. स्टालिन ने शिरकत की थी। यहाँ उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको प्रदेश में हम लागू करने के पक्ष में नहीं है। तर्क था कि एनपी के माध्यम से तमिलनाडु पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है। एनपी में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे बच्चे स्कूलों से दूर हो जाए। ये भी तर्क स्टालिन ने गिनाए। अब साल 2020 में एनपी में ऐसा क्या हुआ जिसे तमिलनाडु सरकार भाषा के स्तर पर आंक रही है? दरअसल एनपी में एक प्रावधान है जिसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी या त्रिभाषा नीति कहते हैं। इसके तहत किसी भी राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र 3 भाषाएं सीखेंगे। एक भाषा उनके राज्य की भाषा और बाकी 2 भारत में बोली जाने वाली कोई भी 2 भाषाएं। कुल 3 भाषा। यही नीति गतिरोध में केंद्र में है। इस मुद्दे पर सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 फरवरी को वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार पर उन्होंने इसको लेकर निशाना साधा था। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीएम स्टालिन को एक चिट्ठी लिखी। 21 फरवरी को लिखी इस चिट्ठी में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि एनपी में उल्लिखित 3 भाषा की नीति साल 1968 से देश की शिक्षा नीति की रीढ़ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की प्रगतिशील शिक्षा नीति में शामिल होते हुए भी तमिलनाडु ने इसे कभी अपने यहाँ लागू नहीं किया, जिसके चलते स्कूलों में भारतीय भाषाओं की शिक्षा में गिरावट आई है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा, तमिलनाडु देश के संविधान के खिलाफ जा रहा है। अगर राज्य ने अपने यहाँ केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं की तो उसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली 200 करोड़ की मदद नहीं मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम स्टालिन ने भी कहा था कि अगर हम अपने राज्य में एनपी लागू करते हैं तो राज्य को 2000 साल पीछे ले जाएंगे और 2 क्या 10,000 करोड़ भी देंगे तो भी हम अपने यहाँ एनपी लागू नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि समग्र शिक्षा अभियान के पैसे देने के लिए शिक्षा मंत्री तमिलनाडु को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु के तमाम इलाकों में हिंदी विरोधी आंदोलन नए सिरे से शुरू हो गए। हालांकि 60 के दशक में भी यह आंदोलन प्रखर था। 50-60 के दशक में हिंदी विरोध राज्य में हो रही एक हाई प्रोफाइल गतिविधि नहीं है। लोकसभा सीटों के परसीमन पर भी ठनी हुई है। केंद्र सरकार की योजना है कि साल 2026 में जनगणना के बाद देश भर में लोकसभा सीटों का नए सिरे से परसीमन हो। हर 10 साल पर होने वाले एक्सरसाइज है। सीटों की पैमाइश बदलती है। इसका जिम्मा केंद्रीय परसीमन आयोग के पास होता है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का कहना है कि अगर परसीमन हुआ तो अकेले तमिलनाडु से 8 लोकसभा सीटें चली जाएंगी। वहीं तमिलनाडु के पास इनका सबसे बड़ा नुकसान कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को उठाना पड़ेगा और यहाँ से जो सीटें घटेंगी उन राज्यों के पास जा सकती हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है और ऐसे अधिकांश राज्य उत्तर भारत में हैं। और इसे लेकर उन्होंने दक्षिण भारत की सभी पार्टियों की 5 मार्च को एक मीटिंग भी बुलाई थी। तमिलनाडु समेत कई गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। तमिलनाडु सरकार ने हिंदी को लेकर ही प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को लागू करने से मना कर दिया। दिसंबर 1952 में लगभग 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद मद्रास, जो कि अब
आंध्र प्रदेश में है, वहाँ के रहने वाले पोट्टी श्री मुलु अमरजीवी ने दम तोड़ दिया था। वो भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग कर रहे थे। उनकी मौत की वजह से तत्कालीन भारत में व्यापक हिंसा हुई थी और सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा था। और अक्टूबर 1953 में भाषा तेलुगु के आधार पर देश के पहले राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण भी किया गया था। भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग या विवाद नया नहीं है। इसी तर्ज पर हिंदी को लेकर अब केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच एक बार फिर विवाद पैदा हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों में 3 भाषाएं पढ़ाए जाने की बात कही गई है, जिसके तहत पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी गैर हिंदी राज्यों के लिए हिंदी या अंग्रेजी और हिंदी भाषी राज्यों के लिए अंग्रेजी या कोई दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा, और तीसरी भाषा के रूप में गैर हिंदी राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा और हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि परसीमन क्या है, जिसे लेकर दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्य चिंता में हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसके तहत हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाए जाने पर जोर दिया गया है, लेकिन किसी तरह की बाध्यता नहीं है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के जरिए गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी को थोपना चाह रही है। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि राज्य में 1968 से द्विभाषा नीति के तहत स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी की शिक्षा पहले से ही दी जा रही है। इसलिए तमिलनाडु समेत कई दक्षिण भारतीय राज्यों ने केंद्र सरकार पर शिक्षा के संस्कृतिकरण का आरोप लगाया है। 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जारी करने के दौरान भी दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसका विरोध किया था। कोठारी आयोग की सिफारिश पर लागू पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया था, लेकिन इसे व्यापक पैमाने पर कभी भी लागू नहीं किया जा सका। दक्षिण भारत से हिंदी के विरोध का नाता आज़ादी से पहले ही जुड़ चुका था। 1938 में मद्रास प्रेसिडेंसी के लगभग 125 स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने के फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। अन्नादुरई के नेतृत्व में यह आंदोलन 2 साल तक चला और ब्रिटिश सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। भारत के कुछ राज्य क्यों चाहते हैं कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें? राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं करने का नुकसान राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद के रूप में हो रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध करने की वजह से तमिलनाडु को जारी की जाने वाली 500 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग रोक दी है। नियमानुसार समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को फंडिंग हासिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग श्रेणी के आधार पर फंडिंग मुहैया कराती है। सामान्य राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को 60% फंडिंग और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को 90% फंडिंग दी जाती है। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में कोई विधानसभा नहीं है, उसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। इतने विवादों के बाद भी एक विरोधाभास ऐसा है कि चेन्नई में मौजूद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से लगातार काम कर रही है। तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर हिंदी को लेकर आमने सामने है। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं किया है और इसका कारण ये बताया गया है कि यह नीति हिंदी को राज्य में थोपने की कोशिश है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार इस पर राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं को महत्व देने वाली है और इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हिंदी ही पढ़ाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु में करीब 60 साल पहले भी राज्य में हिंदी विरोधी आंदोलन भड़का था। इस घटना ने भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास पर सीधा सीधा असर डाला था। आज भी जब कभी संस्कृत या हिंदी को लाने की हल्की सी कोशिश की जाती है, तमिलनाडु में विरोध भड़क जाता है। लेकिन हिंदी को थोपे जाने पर अब पहले जैसा डर का माहौल नहीं है। आज भी वहाँ उपेक्षित होने का एहसास बना हुआ है। सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देकर ही सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया जा सकता है। तमिलनाडु के दूर दराज के इलाकों में अगर किसी को बैंक के एटीएम पर कुछ काम होता है तो उसे अंग्रेजी या फिर हिंदी का सहारा लेना होता है, लेकिन उसके पास तमिल का विकल्प नहीं होता।
तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विरोध 1937 से है, जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास प्रांत में हिंदी को लाने का समर्थन किया था। लेकिन द्रविड़ कचड़म यानी डीके ने इसका विरोध किया था। तब विरोध ने हिंसक झड़पों का स्वरूप लिया था और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन साल 1965 में दूसरी बार जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई तो एक बार फिर से गैर हिंदी भाषी राज्यों में पारा चढ़ गया था। डीएमके नेता डोराई मुरुगन उन पहले लोगों में से थे जिन्हें तब के मद्रास शहर के पचाई अप्पन कॉलेज से गिरफ्तार किया गया था। मुरुगन बताते थे कि हमारे नेता सीएम अन्नादुरई 26 जनवरी को सभी घरों की छत पर काला झंडा देखना चाहते थे। चूंकि इसी दिन गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम भी थे, इसलिए उन्होंने तारीख बदलकर ये 25 जनवरी कर दी थी। मुरुगन के मुताबिक राज्य भर में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन मदुरई में विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया था। स्थानीय कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक हिंसक झड़प में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। 25 जनवरी की उस तारीख को बलिदान दिवस का नाम दिया गया था। यह विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पें तकरीबन 2 हफ्ते तक चली थी और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 70 लोगों की जानें चली गई थी। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी राय ने भी हिंदी थोपे जाने का विरोध किया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ही तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी राय ने इसे एक काला अध्याय कहा था। इसके साथ ही दक्षिण के सभी राज्य भी इसके विरोध में थे। विरोध करने वालों में दक्षिण के कांग्रेस शासित राज्य भी थे। विरोध प्रदर्शनों के नतीजे में उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को आश्वासन देना पड़ा था। उन आश्वासनों को तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने राजभाषा अधिनियम में संशोधन के जरिए अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा देकर अमल में लाया। जानकारों के मुताबिक तमिलनाडु ने अंग्रेजी पर बहुत निवेश किया है। उन्होंने इसका सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि की सीढ़ी की तरक्की के तौर पर इस्तेमाल किया है और तमिल ने इसे खास पहचान दी है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत के नेतृत्व वाली हैसियत मुख्यतः दक्षिण में है और ये अंग्रेजी के बिना कभी नहीं हो पाता। दूसरी तरफ देखें तो हिंदी बोलने वाले लोग दक्षिण के राज्यों में मजदूरों की तरह काम करने आते हैं। इसलिए यह तर्क पूरी तरह गलत निकला कि हिंदी सीखने से काम चलेगा। अगर गहनता से चिंतन किया जाए तो दक्षिण में हिंदी को पूरी तरह से केंद्र की ओर से थोपी गई भाषा के तौर पर देखा जाता है। इसमें पैसा फूंक कर और इसके प्रचार प्रसार को संरक्षण देकर केंद्र सरकार ने हिंदी को कमजोर ही किया। लोगों में इस बात को लेकर बहुत असंतोष है कि भारत अन्य कई भाषाओं की कीमत पर भाषा विशेष को गैर जरूरी तवज्जो देता है। विरोध प्रदर्शनों के बिना हिंदी को संरक्षण देने वाले लोग मजबूर हो जाते हैं। तमिल अपनी भाषाई पहचान को अन्य लोगों की तुलना में अधिक गंभीरता से लेते हैं। यहाँ तक कि अब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी अंग्रेजी सीखने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। राज्य पहले से अधिक मजबूत हुए हैं और केंद्र अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। अगर दक्षिण में हिंदी की उपस्थिति और अहमियत की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के शहरी हिस्सों में आधे से ज़्यादा लोग अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। बाकी आधे लोगों को भी ठीक ठाक हिंदी बोलनी आती है और काफ़ी लोग हिंदी में लिखी हुई आर्टिकल को समझ भी लेते हैं। आंध्र प्रदेश में तो अधिकतर लोग 10वीं तक हिंदी भाषा की पढ़ाई किए रहते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में हिंदी गाने और हिंदी फिल्में काफ़ी प्रचलित हैं। आंध्र और कर्नाटक में ज़्यादातर शहरों में अधिकतर लोग हिंदी को या तो द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में सीखते हैं। ग्रामीण इलाकों में हालांकि क्षेत्रीय भाषाएं ही चलती हैं। अब बात करते हैं केरल की। केरल के कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, अन्य शहरों में और मध्यम स्तर के टाउन के लोगों में हिंदी की ठीक ठाक समझ होती है, अगर और काफ़ी हद तक हिंदी बोल भी लेते हैं। केरल के शहरों में प्रथम भाषा है मलयालम, द्वितीय भाषा है अंग्रेजी और तृतीय यानी तीसरी भाषा है हिंदी और तमिल। ग्रामीण इलाकों में मलयालम के अलावा टूटी फूटी अंग्रेजी और तमिल बोली जाती है। ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग किसी भी प्रकार से हिंदी से नफरत नहीं करते। अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिल लोग अपनी संस्कृति और भाषा को लेकर काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। पिछली पीढ़ी के लोगों में से कुछ लोग तमिल भाषा और संस्कृति को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं और हिंदी से थोड़ी बहुत नफरत करते हैं। लेकिन ध्यान दें कि हिंदी से नफरत करने वाले तमिल लोगों की संख्या बहुत ही कम है और उन लोगों की वजह से आप सभी तमिल लोगों को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते।
तमिलनाडु में जो भी नई पीढ़ी के लोग हैं, जिसमें वो उनका जन्म 90 के दशक में हुआ हो, वो स्कूल कॉलेज में हिंदी भाषा की पढ़ाई करते हैं और उनके ढेरों हिंदी भाषी मित्र भी होते हैं। वो हिंदी गाने सुनते हैं और हिंदी फिल्में भी देखते हैं। दशकों पहले तमिलनाडु में हिंदी विरोध की बड़ी चर्चा होती थी। 80 के दशक में तमिलनाडु समेत दक्षिण के राज्यों में बेशक लोगों में हिंदी के प्रति समझ कम रही और वो अचानक किसी को हिंदी बोलता देख चौंक उठते थे, लेकिन विरोध का स्तर दुर्भावना से अधिक राजनीतिक है। तमिलनाडु समेत दक्षिण के सभी राज्यों में तब भी वो वर्ग जिसका ताल्लुक पर्यटकों से होता था, धड़ल्ले से टूटी फूटी ही सही, लेकिन हिंदी बोलता था। उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती थी कि हम हिंदी भाषी हैं। बहरहाल समय के साथ समूचे देश में हिंदी की व्यापकता व स्वीकार्यता बढ़ती ही गई। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों और बाजार की ताकतों ने भी हिंदी की व्यापकता को स्वीकार किया और इसका लाभ उठाना भी शुरू किया। लेकिन कर्नाटक में अचानक से कभी कभी शुरू हो जाने वाला हिंदी विरोध समझ से परे है, वो भी उस पार्टी द्वारा जिसका स्वरूप राष्ट्रीय है। जो लोग आज तक कभी कर्नाटक नहीं गए होंगे वो दावे के साथ तो कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का भी मानना है कि इस विरोध को वहां के बहुसंख्यक वर्ग का समर्थन हासिल नहीं है। ये विरोध सामाजिक काम और राजनीतिक ज्यादा है। तकरीबन 5-6 साल पहले बंगलौर में उत्तर पूर्व के लोगों के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो गई थी। इसी दौरान मुंबई समेत महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी पर प्रांतीय का मुद्दा जोर पकड़ रहा था, जिसके चलते हजारों की संख्या में इन प्रदेशों के लोग ट्रेनों में भर भर कर अपने घरों को लौटने लगे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद आखिरकार अंधेरा मिटा और उन राज्यों के लोग फिर बंगलौर समेत उन राज्यों को लौटने लगे जो उनकी कर्मभूमि थी। तब अखबारों में एक आला पुलिस अधिकारी की हाथ जोड़े उत्तर पूर्व से वापस बंगलौर पहुंचे लोगों का स्वागत करते हुए खबर और फोटो प्रमुखता से छपी थी। ये तस्वीर देखकर ऐसा लगा था कि देश के हर राज्य को ऐसा ही होना चाहिए, जो धरती पुत्रों की तरह उन संतानों को भी अपना माने जो कर्मभूमि के लिहाज से उस जगह पर रहते हैं। इससे पहले कर्नाटक में हिंदी विरोध या दुर्भावना की बात इतनी गंभीर स्थिति में आ जाएगी, ऐसा सोचा नहीं गया था। लेकिन एक ऐसे दौर में जब भाषाई संकीर्णता लगभग समाप्ति की ओर है, कर्नाटक में कभी कभी होने वाला हिंदी विरोध आखिर क्यों स्वादिष्ट भोजन की थाली में कंकड़ की तरह चुभ रहा है, ये सवाल परेशान कर रहा है। आज के दौर में अनेक ठेठ हिंदी भाषियों को मोबाइल या लैपटॉप पर हिंदी में डब की गई दक्षिण भारतीय फिल्में घंटों चाव से निहारते हुए देखा जाता है। अक्सर रेल यात्रा के दौरान ऐसे अनुभव हो जाते हैं, बल्कि कहा जाए तो कई तो उनके इतने नशेड़ी हो चुके हैं और हिंदी भाषियों का कि हिंदी फिल्मों के प्रति दीवानगी का तो ये कहना है कि उसके कहने ही क्या। अपने आसपास ज़्यादातर ऐसे लोग ही मिलते हैं जिनके मोबाइल के कॉलर या रिंगटोन में उस भाषा के गाने सुनने को मिलते हैं जो उनकी अपनी मातृभाषा नहीं है। मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हो वहाँ की खासियत ये हो कि वहाँ विभिन्न भाषा भाषी लोग सालों से एक साथ रहते आ रहे हों, किसी न किसी बहाने सार्वजनिक पूजा का आयोजन भी होता रहता हो, प्रतिमा विसर्जन परंपरागत तरीके से होता हो, जिसमें युवक अमूमन उन गानों पर नाचते थकते दिखते हैं जिसे बोलने वाले शहर में गिने चुने लोग होते हैं। शायद उस भाषा का भावार्थ भी नाचने वाले लड़के नहीं समझते होंगे, लेकिन उन्हें इस गाने की धुन अच्छी लगती है तो वो इसे बार बार यही गाना बजाने की मांग करते हैं जिससे वो अच्छे से नाच सकें। एक ऐसे आदर्श दौर में किसी भी भाषा के प्रति विरोध या दुर्भावना सचमुच गले नहीं उतरती, लेकिन देश की राजनीति की शायद यही विडंबना है कि वो कुछ भी करने कराने में सक्षम है। चर्चा मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ प्लस और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।